हेलो फ्रेंड्स, आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में आज हम अध्याय 8 स्टार्ट करेंगे। अध्याय 8 में इस वीडियो में हम इसकी भूमिका देखेंगे और कुछ प्रमुख चतुर्भुज की कहना चाहिए प्रकार देखेंगे। ठीक है, और चतुर्भुज की क्या विशेषताएँ होती हैं, कौन कौन सी प्रमेय इसमें प्रमुख है, वो सारी चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज वह आकृति होती है इसमें चार भुजाएं होती है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करें हम तो चतु का मतलब होता है चार और भुज का मतलब भुजाएं। जिस आकृति में चार भुजाएं हों वो क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। परिभाषा देखें तो चार बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसमें चार बिंदुओं का उपयोग किया जाता है और उनको एक क्रम में जोड़ने से जो प्राप्त आकृतियाँ होती हैं वो हमें चतुर्भुज प्राप्त होती है। इस चित्र में अगर देखें हम यहाँ पे तो चार बिंदु इसमें ए बी सी डी, इन चारों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दिया गया है। तो इस प्रकार की आकृति हमें चतुर्भुज प्राप्त होती है। ठीक है, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि चतुर्भुज में क्या क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। तो इसमें भुजाएं कौन सी हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भुजा, ठीक है, ए बी, उसके बाद में फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। ये इसमें चार भुजा होती है। ठीक है, ये वाली। उसमें फिर चार कोण होते हैं। तो कोण की बात करें तो यहाँ पे कोण बनेगा इसमें एक दो तीन चार, ये चार कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। फिर इसमें चार शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं, ये जो बिंदु होते हैं, इन्हीं को हम शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी और डी, ये चार शीर्ष इसमें हमको दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें कहा गया है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं। तो इसी चतुर्भुज में देख लेते हैं विकर्ण हम। तो इसमें विकर्ण यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण बनेगा। इसके लिए इसे हम मिला देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दो विकर्ण हैं, ए सी और डी बी। ठीक है, ये दो विकर्ण हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम विकर्ण ए सी और डी बी, ये दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है। अब इसमें कहा गया कि चारों कोणों का जो योग है वो 360 अंश होता है। ये चतुर्भुज वाली जो आकृति है, इसमें अगर हम चारों कोणों को जोड़ दें, इसमें हम अगर चारों कोणों को जोड़ दें तो इसकी टोटल वैल्यू 360 अंश की होती है। ठीक है, एक चीज़ में और कही गई है कि जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 अंश का होता है। सम्मुख कोण मतलब सामने के कोण। ए के सामने का कोण कौन सा है? सी है। तो यहाँ पे कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। और डी के सामने कोण कौन सा? बी है। तो कोण डी धन कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ दें तो हो जाता है 360 अंश। तो सम्मुख कोण इसके होते हैं कितने? सम्मुख कोण 180 के होते हैं। चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें कि चार बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से जो आकृति प्राप्त होती है वो होती है चतुर्भुज। चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसमें चार भुजा होती है, चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, और इसमें दो विकर्ण भी होते हैं। चारों कोणों का योग 360 होता है और सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हुई इसकी भूमिका। अब देखते हैं इसके प्रकार। चतुर्भुज के प्रमुख प्रकार इसमें आएगा समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग। इस तरह की इसमें हम आकृति उनकी परिभाषाएं को देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो इस तरह की ये जो आकृति है इसमें कहा गया है कि सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा, ये वाली सामने की भुजा ये हो जाएगी, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी। तो क्या कहा है कि कम से कम एक युग्म जो है, मतलब युग्म मतलब जोड़ा होता है, समांतर होना चाहिए। समांतर का मतलब ये है कि अगर कोई भी रेखा को हम आगे तक बढ़ाएं तो वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। तो हम इसमें देखें तो ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर है। ठीक है, यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए ये वाला जो युग्म है वो प्रतिच्छेदित नहीं होगा, मतलब समांतर नहीं होगा, प्रतिच्छेदित होगा। और ये वाली जो रेखा है वो समांतर होगी। तो इसमें जो चतुर्भुज है वो क्या है हमारे पास में? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें भुजा
DC समांतर है AB के, ठीक है। चतुर्भुज जिसमें ABCD है, जिसमें DC समांतर है B के, मतलब ये वाली भुजा जो है इसके समांतर है, इसलिए समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। अब अगला है समांतर चतुर्भुज। पहला था समलंब, अब आता है समांतर। तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, वहाँ पे सिर्फ एक युग्म की बात हो रही थी, यहाँ पे दोनों युग्म मतलब दोनों जोड़े जो है वो कैसे समांतर होना चाहिए, ऐसी आकृति क्या कहलाती है, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें देखिए हम तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा मतलब इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने की भुजा ये है, तो दोनों कैसी है, समांतर है, ठीक है, समांतर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AB समांतर किसके, DC के, और AD समांतर है BC के। तो ये कैसा है, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। फिर अगली आकृति है हमारे पास में आयत। तो आकृति आयत किस तरह से होती है, परिभाषा देख लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसी आकृति क्या कहलाएगी, आयत कहलाएगी। क्या कहा गया कि वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो, मतलब ये वाली सम्मुख भुजा इसकी कैसी हो, बराबर हो, दोनों की जो मान है वो बराबर होना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे समान युग्म, कैसे, बराबर हो गए, ठीक है। इसके बराबर ये भुजा, इसके बराबर में ये भुजा। यहाँ पे समांतर की बात नहीं की गई है, बराबर, सिर्फ बराबर, मतलब इसकी लंबाई जो है वो बराबर होना चाहिए। और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। प्रत्येक कोण मतलब चारों कोण कैसे होना चाहिए, 90 अंश के होना चाहिए। तो वो आकृति क्या, आयत कहलाती है। तो इसमें हम देखें तो AB जो भुजा है बराबर किसके है, DC के, और AD भुजा जो है वो बराबर है BC के, ठीक है। और प्रत्येक कोण इसका 90 अंश है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D इजिक्वल टू 90 डिग्री। तो सारे कोण यहाँ पे इसके 90 अंश के हैं, तो वो आकृति क्या कहलाएगी, आयत कहलाएगी। फिर आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, और उसके बाद में समचतुर्भुज। वह समांतर चतुर्भुज, देखिए यहाँ पे एक बात और कही गई है, समांतर, ठीक है। समांतर हमने अभी देखा था, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें जो दोनों युग्म हैं वो कैसे होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। भुजाओं के दोनों युग्म कैसे होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो क्या कहा गया कि वह समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजा बराबर हो, मतलब समांतर भी होना चाहिए और भुजा बराबर भी होना चाहिए, समचतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए AD के समांतर यहाँ पे BC है, और AB के समांतर AD के समांतर है यहाँ पे, सॉरी AB जाएगा, AB के समांतर, ये वाली भुजा के समांतर क्या है, DC। तो ये समांतर तो है, लेकिन यहाँ पे ये बराबर भी है। अगर ये सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसको मान लें हम, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और जैसे कि 4 सेंटीमीटर इसको मान रहे हैं तो ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों भुजाएं जो कैसी है, आमने सामने की बराबर है। तो AD बराबर BC, और हो जाएगा AB बराबर DC। समांतर होने के साथ साथ भुजा बराबर भी है, तो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। अब अगला है वर्ग। वर्ग वह है चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। देखिए हमने एक आयत पढ़ा भी, आयत में क्या था कि सम्मुख जो भुजा है, सम्मुख युग्म कहना चाहिए कि युग्म जो है, दोनों युग्म उसके मतलब दोनों भुजाओं का जोड़ा है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या क्या कहा गया कि सभी भुजाएँ, मतलब ये वाली भुजा, ये भुजा बराबर हो, ये भी वही हो, ये भी वही हो। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथ ही जो कोण बनेगा वो कैसा होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। तो आयत और वर्ग में डिफरेंस ये है कि दोनों जो युग्म हैं उसमें आयत में बराबर थे, ठीक है, और इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि AB भुजा बराबर है BC के, और BC बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के, ठीक है। ये सारी भुजा बराबर है, और कोण इसमें A, कोण B, कोण C और कोण D सारे कैसे हैं, 90 अंश के हैं। तो इस तरह से हमने अभी चतुर्भुज के प्रकारों को देखा।
अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रमेय। तो प्रमेय को सिर्फ हम यहाँ पे संक्षिप्त में पढ़ेंगे